नमस्कार। आज हम बात करेंगे भूगोलिक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में और भूगोल की शाखाओं के विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। भूगोल की जो शाखाएं हैं उनकी हम पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं। जो शाखाएं हैं उनका विभाजन दो उपागमों के आधार पर हमने किया था। उपागम यानी अध्ययन करने की विधि, जिसकी विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम उन उपागमों के आधार पर भूगोल की शाखाओं की बात हम कर लेते हैं। तो आपको याद होगा मुख्य रूप से दो उपागमों के आधार पर हम इस साल भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला था क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत उपागम। सिस्टोमेटिक अप्रोच। ये उपागम किसने दिया था? जर्मन भूगोलवेत्ता हुए हैं अम्बोल्ट। तो और दूसरा उपागम था प्रादेशिक उपागम। इन दोनों ही उपागमों में विषय वस्तु शामिल रहती है और उस विषय वस्तु का अध्ययन अलग तरीके से किया जाता है। तो हम क्रमबद्ध यानी विषय वस्तु उपागम के आधार पर भूगोल की जो शाखाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। भूगोल की मूल रूप से दो शाखाएं हैं। एक तो है फिजिकल यानी भौतिक भूगोल। भूगोल की पहली जो शाखा है वह है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। दूसरी शाखा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। समय के साथ हमारा नॉलेज, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे किसी भी विषय का जो विस्तार है वो होता रहता है। तो भूगोल में भी समय के साथ विषयों का विस्तार होता गया है और उन्हीं विस्तार के साथ साथ ये जो दो मूल शाखाएं हैं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, उनकी भी उपशाखाएं आगे तक चली हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक भूगोल की उपशाखाओं की यानी विषय क्षेत्र की और मानव भूगोल की उपशाखाओं की। भौतिक भूगोल की जो शाखा है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम धरातल के ऊपर जो भी स्थलाकृतियों को देखते हैं उनका अध्ययन वो किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और अन्य प्रकार की जितनी भी स्थलाकृतियाँ हम देखते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान में, जो कि एक भूगोल की शाखा है। उनके उत्पत्ति के कारण, वितरण, सारी चीज़ें हम भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। दूसरी भौतिक भूगोल की शाखा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हमारा जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है जिसे वायुमंडल कहते हैं,
उसी वायुमंडल की संरचना और संगठन का अध्ययन है वो जलवायु विज्ञान में हम करते हैं। इनमें तापमान, वर्षा, जलवायु, कटिबंध आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा है, तीसरी जो शाखा है वो है जल या समुद्र विज्ञान। इसमें हम पृथ्वी पर जल का जो वितरण है, समुद्र, महासागर, झील, नदियाँ आदि का अध्ययन हम इसमें करते हैं। भौतिक भूगोल की जो अगली शाखा है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल, इसमें हम मृदा की संरचना, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी उपजाऊपनता आदि के बारे में अध्ययन हम करते हैं। तो ये भूगोल की जो पहली शाखा थी भौतिक भूगोल, उसकी उप शाखाएँ होगी भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल या समुद्र विज्ञान और मृदा भूगोल। दूसरा जो मूल शाखा है भूगोल की वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल में अगर हम बात करें तो उसकी पहली शाखा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। अगली शाखा है आर्थिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल। ये हैं मूल रूप से मानव भूगोल की शाखाएं। एक और भी होती है जैसे जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। ये हो गई मानव भूगोल की शाखाएं। अब देखते हैं कौन सी शाखा में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल में हम समाज के बारे में, समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा आदि के बारे में, जो सामाजिक ढांचा है उसकी हम बातें करते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल में उत्पादन और वितरण, लोगों के आय व्यय, आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में लोगों की क्रियाकलाप, प्राथमिक व्यवसाय में लगे हैं, द्वितीय व्यवसाय में लगे हैं, उनके बारे में हम आर्थिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में मोस्टली हम किसी क्षेत्र विशेष पर जो लोग निवास करते हैं उन लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन वो किया जाता है। और किसी भी क्षेत्र पर जो राजनीतिक विशेषता पाई जाएंगी उस पर वहाँ का जो भौगोलिक दशाएं हैं उसका भी असर है वो होता है। तो भौगोलिक संदर्भ में लोगों का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। इसी प्रकार से ऐतिहासिक भूगोल नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम किसी भी स्थान, विषय या स्थलाकृति के इतिहास के बारे में अध्ययन वो करते हैं। किसी भी भौगोलिक घटना का हम ऐतिहासिक वर्णन वो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, एक ऐतिहासिक घटना हुई है हमारे यहाँ पर, विदेशी शक्तियाँ भारत में आकर शासन स्थापित किया और वो बहुत 40 सालों तक यहाँ पर रहे भी अंग्रेज, और यूरोपीय अन्य जो जातियाँ थी वो भारत में आए। तो वो एक
ऐतिहासिक घटना हो गई, चाहे उसको राजनीतिक मान लो, चाहे उसको आर्थिक घटना मान लो, लेकिन जो भी घटित हुआ उसके पीछे भौगोलिक दशाओं का योगदान था। अब उन घटनाओं के पीछे भौगोलिक दशाओं का क्या योगदान था, उन्हीं का अध्ययन हम ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। जैसे हमारा जो भारत का भौतिक संरचना की बात करें हम, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हमें यूरोपीय कंट्रीज हैं या अपने जो पड़ोसी देश हैं चाइना वगैरह, उनसे बहुत लंबे समय तक वो बचाता रहा। डायरेक्टली पहले जब आवागमन के साधन इतने नहीं थे तो वो लोग भारत में आसानी से बहुत लंबे समय तक नहीं आ पाए। इसी प्रकार से हमारे भारत के 3 और जल है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो एक समय ऐसा था कि ये जो जलीय क्षेत्र है वो किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाधा थी। जब तक जल यातायात का विकास नहीं हो गया था तब तक वो एक बाधा थी, और तब जब से जल यातायात का विकास हो गया है तो ये जो समुद्र एक टाइम बाधा थी वो ही सरलता बन गई, मार्ग प्रदान कर दिया। तो यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वो जल मार्ग से ही भारत है वो आई। यहाँ पर मान लो अगर जल नहीं होता तो हो सकता है कि वो यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, जैसे हिमालय जैसी कोई श्रृंखला होती तो, या फिर लेट पहुँच पाती। यानी वर्तमान में जो घटित हो गया वो शायद कुछ भिन्न होता है। फिर तीसरा अगर हम कारण देखें उनके आने का, तो यहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं भारत की, जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनके लिए वो जो विदेशी खास करके यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वो भारत में आई। तो कहने का मतलब है भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा है, लेकिन उस शासन के पीछे यहाँ का जो भूगोल है, यहाँ के भौगोलिक तथ्य हैं, प्रकृति है, उसने भी अपना योगदान दिया है। अगर हम यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न होती तो हमारा इतिहास भी शायद भिन्न होता। इसी प्रकार से जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में हम जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, किस प्रकार से कहाँ पर लोग बसे हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अधिवास भूगोल में हम नगर और गांव के बसने का जो नियोजन है उसके बारे में अध्ययन हम करते हैं, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की। तो ये हो गई भूगोल की 2 मूल शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब जो भी भूगोल में अध्ययन किया जाता है वो मानव को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर, और पृथ्वी को मानव के घर के रूप में उसका अध्ययन है वो किया जाता है। ये हो गए मान लो मानव भूगोल के विषय और ये हो गए भौतिक भूगोल के विषय, लेकिन ये आपस में दोनों संबंधित हैं। यहाँ का समाज कैसा होगा यहाँ की भौतिक दशाओं पर निर्भर करेगा, यहाँ का आर्थिक स्थिति कैसी होगी वो भी यहाँ की भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करेगी, और यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है वो निर्धारित करेगा कि हमारा प्रकृति के साथ संबंध कैसा है। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति कैसी होगी वो किस पर निर्भर करता है, भौतिक तथ्यों पर निर्भर करता है। जैसे हम मृदा की ही बात ले लें, मृदा अगर अनउपजाऊ है, उबड़ खाबड़ है, पानी का अभाव है, तो वहाँ पर कृषि की अगर हम बात करें तो वो पिछड़ी हुई होगी। तो डेफिनेटली यह कि भौगोलिक दशाएं हैं वो हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करेंगी। इसी प्रकार से मान लो कि हमारी जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी ऊंच है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होगी, और टेक्नोलॉजी होगी तो हम प्रकृति को भी बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास नेचुरली वर्षा कम होती है, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, खास करके पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो वर्षा है वो बहुत ही
कम होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी कृषि उत्पादन है वो असंभव है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास इतना अर्थतंत्र मजबूत था कि हम यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर है वो ले आए, और प्रकृति अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी अवेलेबल हो गया, और आज बड़े स्तर पर है वो यहाँ पर हम पश्चिमी राजस्थान में कृषि है वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली भौतिक तथ्य मानव को प्रभावित करते हैं और मानव आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। इन्हीं को अंतराप्रस्थ कहते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच अंतराप्रस्थ के कारण एक तीसरी शाखा की उत्पत्ति हुई, जिसको कहते हैं जीव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतराप्रस्थ का परिणाम है जीव भूगोल, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इसमें भी हम समय के साथ उपशाखाओं का विभाजन इसमें हमने किया है, जैसे कि पादप भूगोल। बायोजियोग्राफी की शाखा है पादप भूगोल। प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी की भूगोल, पर्यावरण भूगोल। इन सब का अध्ययन करते हैं हम जीव भूगोल या बायोजियोग्राफी में करते हैं। तो ये तो हो गई भूगोल की शाखाएं, क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम के आधार पर भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं भूगोल एक इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन विषय है। इंटीग्रेटिंग और समाकलन का मतलब होता है दूसरे विषयों के साथ संबंध। हम कोई भी यथार्थता को जानते हैं, देखते हैं, वास्तविकता को देखते हैं, तो वो जो वास्तविकता होती है वो बहुआयामी होती है। जैसे कि आपका शहर है, आपका गांव है, और जिस भी परिस्थिति में है, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और जनसंख्या के रूप से कैसा है, उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारे तरीकों से उसका अध्ययन वो करना पड़ेगा। जैसे कि एक गांव को अगर सही से समझना है तो वहाँ की भौगोलिक दशाओं को भी हमें समझना पड़ेगा और वहाँ की मानवीय दशाओं को भी समझना पड़ेगा। मानवीय दशाओं की बात करें तो जनसंख्या को भी समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों का इतिहास क्या है वो भी समझना पड़ेगा, राजनीतिक व्यवहार कैसा है वो भी समझना पड़ेगा। यानी किसी क्षेत्र विशेष की यथार्थता को जानना है तो बहुआयामी होता है और उसमें अलग अलग विषयों में अलग अलग आयाम का अध्ययन वो किया जाता है। तो वास्तविकता को जानने के लिए प्राकृतिक विज्ञान और कुछ सामाजिक विज्ञान है वो अपने अपने तरीके से किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वो करते हैं और उन्हीं से ज्योग्राफी है वो सूचना ग्रहण करती है। भूगोल उन अन्य विज्ञानों से, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो, उनसे सूचनाएं ग्रहण करके नया संश्लेषित ज्ञान है वो प्रदान करती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, एक इजी उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। आप कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते हो, आपके गांव में, आपके शहर में, जहाँ पर आप आसपास के अपने जो ग्रुप के बच्चे हैं उनसे आप मिलते हो और आप उनके अलग अलग जगहों की सूचना प्राप्त करते हो। जैसे कि आप किसी शहर में गए हो, वहाँ पर आपको 10 आदमी या 10 बच्चे और मिलेंगे, वो अपनी अपनी
जगहों के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में बताएंगे। और उन्हीं सब लोगों की बातें सुनकर आप एक नया जो सोच है वो बना पाओगे। तो आपके साथ और उन आपके साथ वाले बच्चों के साथ अंतराप्रश्न पाया गया है और आपने उनसे सूचना ग्रहण करके ही एक नया विचार है वो उत्पन्न किया है, उसी को अंतराप्रश्न वो कहते हैं। इसी प्रकार से वास्तविकता को जानने के लिए सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान अलग अलग आयामों का अध्ययन करते हैं, लेकिन भूगोल उन सभी विषयों से सूचना ग्रहण करके समग्रता में किसी क्षेत्र का विश्लेषण है वो करता है। तो हम अब बात करेंगे कि किस किस विषयों के साथ भूगोल का अंतराप्रश्न है वो पाया जाता है। अगर हम बात करें भौतिक भूगोल के साथ, तो प्राकृतिक विज्ञानों का अंतराप्रश्न है वो पाया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान यानी भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के साथ अंतराप्रश्न वो पाया जाता है। इसी प्रकार से मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतराप्रश्न वो पाया जाता है। सामाजिक विज्ञान, अब हम बारी बारी से देखेंगे कि किसके साथ किसका अंतराप्रश्न वो पाया जाता है। ये भूगोल की शाखाएं थी भूआकृति विज्ञान, तो इसका अंतराप्रश्न पाया जाता है भूविज्ञान के साथ, यानी भूमि या स्थलाकृतियों का जो अध्ययन किया जाता है वो मूल विषय है भूविज्ञान का, लेकिन वहाँ से हम सूचना लेते हैं भूआकृति विज्ञान में, जो कि एक भूगोल की शाखा है। इसी प्रकार से मौसम विज्ञान, के साथ जलवायु विज्ञान का अंतराप्रश्न पाया जाता है। इसी प्रकार से जल विज्ञान का अंतराप्रश्न समुद्र विज्ञान के पास पाया जाता है। मृदा विज्ञान का अंतराप्रश्न मृदा भूगोल के साथ है वो पाया जाता है। तो भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के साथ अंतराप्रश्न। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल के साथ अंतराप्रश्न, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल का अंतराप्रश्न पाया जाता है समाज शास्त्र के साथ। समाज शास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल का अंतराप्रश्न पाया जाता है अर्थशास्त्र के साथ। अर्थशास्त्र का मूल विषय है उत्पादन, वितरण, व्यापार का अध्ययन करना, और इसी का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। राजनीतिक भूगोल का अंतराप्रश्न पाया जाता है राजनीति विज्ञान के साथ। राजनीति विज्ञान में किसी स्थान विशेष की जो शासन तंत्र है उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक भूगोल में हम वहाँ के लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन वो करते हैं। इसी प्रकार से इतिहास, यानी प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का हम भूगोल के परिदृश्य में वर्णन है वो कर सकते हैं। जनसंख्या भूगोल का संबंध है वो जनांकीकी विज्ञान के साथ है वो पाया जाता है। ये हो गया भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ है अंतराप्रश्न। इसी प्रकार से इन दोनों के अंतराप्रश्न से एक तीसरी शाखा जीव भूगोल की हमने बात की थी, जीव भूगोल। इनकी जो शाखाएं हैं उनका अंतराप्रश्न भी प्राकृतिक विज्ञानों के साथ है वो पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पादप भूगोल, पादप भूगोल, इसका अंतराप्रश्न पाया जाता है वनस्पति विज्ञान के साथ। वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार से प्राणी भूगोल का संबंध पाया जाता है, प्राणी भूगोल का संबंध पाया जाता है प्राणी
विज्ञान के साथ। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी भूगोल का संबंध है वो पारिस्थितिक विज्ञान के साथ पाया जाता है, और पर्यावरण भूगोल का संबंध पर्यावरण विज्ञान के साथ पाया जाता है। तो ये हो गया अंतरा पृष्ठ। तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं, भूगोल की शाखाएं और उनका किन सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान के साथ समाकलन है वो पाया जाता है, वो बात हमने कर ली है। अगला जो हमारा टॉपिक है भूगोल का दर्शन और विधि तंत्र। दर्शन और विधि तंत्र। दर्शन एक ऐसा तथ्य है जो भी किसी भी विषय को विषय सामग्री उपलब्ध करवाता है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। विधि तंत्र यानी जो विषय सामग्री होती है उसका अध्ययन किस तरीके से और कौन से हमारे साधन है जिसके माध्यम से हम उसका अध्ययन है वो करें। हमारे पास उपकरण, टेक्नोलॉजी क्या है अध्ययन करने की, वो चीज़ें दर्शन और विधि तंत्र कहलाती हैं, जो कि हर विषय का एक दर्शन और विधि तंत्र होता है और एक दूसरे से भिन्न होता है। दर्शन को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अपन परिवार में रहते हैं और परिवार में रहते हुए हमारे परिवार के जितने भी जो संस्कार हैं, जीने का जो तरीका है, वो हमें कहाँ से मिलता है? अपने परिवार से, अपने समाज से, माता पिता से हमें एक जीने का उद्देश्य है, जीने का तरीका, वो सारी चीज़ें हमारे संस्कार आते हैं। जितने अच्छे हमारे संस्कार होंगे उतना ही अच्छा हमारा भविष्य होगा। जीने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो अगर अच्छा होगा तो हम अच्छे से जी पाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी विषय का दर्शन और विधि तंत्र सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उस विषय के लिए। तो हमारा जो भूगोल है उसके भी दर्शन है और विधि तंत्र भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी हम बात करेंगे। अगर हम भूगोल के दर्शन की बात करें, भूगोल का दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन। प्राचीन काल से जो भी सामग्री हमें मिली है वो दार्शनिकों से मिली है। हमारा भारतीय दर्शन की बात कर लो, चाहे पाश्चात्य दर्शन की बात कर लो, उनमें जो सामग्री मिली है वो हमारे भूगोल का दर्शन है। और भूगोल के दर्शन को हम भूगोल की हर शाखा में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा हो गया मानव पारिस्थिति, यानी मानव के आसपास का वातावरण के साथ मानव का संबंध, और वातावरण मानव को कैसे प्रभावित करता है, वो किस प्रकार के संबंध वातावरण के साथ पाए जाते हैं, यानी मानव पारिस्थिति। ये दो भूगोल के दर्शन हैं। अब अगर हम बात करें विधि तंत्र की, तो विधि तंत्र में हमारा भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास उपकरण है वो है मानचित्र। भूगोलवेत्ता के लिए सबसे बड़ा उपकरण है मानचित्र। आपको पता है पृथ्वी है वो जियोड है, गोलाभ है, लेकिन मानचित्र है वो द्विआयामी है, समतल है। तो वास्तविक स्थिति को हम समतल में समझते हैं, वो हमारे पास जो उपकरण है वो है मानचित्र। मानचित्र के अलावा हम भूगोल में सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधियों का
विधियाँ। इन विधियों से यानी क्षेत्रीय सर्वेक्षण से भी हम सूचनाओं को एकत्रित है वो करते हैं। अब इनके अलावा बात करें हम सांख्यिकी तकनीक, जो भी हमारे पास आंकड़े चाहे जनसंख्या से संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे धरातल से संबंधित हो, आंकड़ों का हम तुलनात्मक अध्ययन करना, उसका प्रदर्शन करना, जो गणितीय विधियाँ हैं, सांख्यिकी विधियाँ, उनका उपयोग हम भूगोल में उपकरण के रूप में करते हैं। तो सांख्यिकी विधियाँ, ये तो हो गई हमारे पास विधि तंत्र। अब ये सब आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास एक सूचना तंत्र भी है, जिससे हमें पूरे ब्रह्मांड के जो सूचना है वो मिल जाती है। सूचना तंत्र में अगर हम बात करें तो सुदूर संवेदन तंत्र, तो सैटेलाइट के माध्यम से हम पृथ्वी के ऊपर जितने भी आंकड़े चाहे वनस्पति से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, वो सुदूर संवेदन तंत्र से हम प्राप्त करते हैं। इनके अलावा जीपीएस और जीआईएस, ये भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इनके माध्यम से हम सूचनाओं को एकत्रित वो करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास भूगोल का दर्शन और विधि तंत्र। अब दर्शन पर जब हम बात कर रहे थे तो एक बात और है, जो भी हमारे परिवार से, समाज से हमें संस्कार मिलते हैं, उन्हीं संस्कारों को हम ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव भी होता रहता है। हर आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है वो पिछली पीढ़ी से कुछ न कुछ चीज़ों में भिन्न होती है। उसके जीने का तरीका अलग हो जाएगा, सोच का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसे बदलाव है वो ज़रूरी है। तो भूगोल का भी हम इसी फॉर्मेट में अध्ययन करते हैं। शाखाओं की बात कर ली, दर्शन और विधि तंत्र की बात कर ली, लेकिन इन सब में भी समय के साथ बदलाव है वो होता रहता है। तो ये हो गए भूगोल का हमारा शुरुआती परिचय। अब हम जैसे सिस्टोमेटिक अप्रोच के आधार पर भूगोल की शाखाओं की बात की थी, मूल रूप से दो शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। इस साल हम भौतिक भूगोल के बारे में बात करने जा रहे हैं इस साल, और अगले साल जब आप 12th में हो जाओगे तो हम मानव भूगोल की बातें करेंगे। तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं भौतिक भूगोल का महत्व है और विषय क्षेत्र। यानी कोई भी अध्ययन हम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं तो उसका कोई न कोई तो महत्व होता ही है, और एक विषय भी होता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। हर जो सब्जेक्ट होता है उसका अलग विषय होता है। जैसे अगर मैं नाम लूँ रामायण, तो आपके मन में क्या आएगा? रामायण जब हम पढ़ेंगे तो क्या चीज़ें देखने को इसमें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे मैंने नाम लिया इतिहास, तो इतिहास का भी एक विषय है निश्चित रूप से। वो समय के साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं वो हमारे दिमाग में आएंगी। इसी प्रकार से अगर हम नाम लें अर्थशास्त्र का, तो डेफिनेटली हमें आय वितरण, जो काम धंधे लोगों के हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। इसी प्रकार से भूगोल का भी एक निश्चित विषय होता है भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल का नाम आते ही हमारे माइंड में वो चीज़ें आ जानी चाहिए जिसका हम अध्ययन भूगोल में करने जा रहे हैं। तो वो विषय क्षेत्र से पहले हम बात करें विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भौतिक भूगोल में मुख्यतः 4 चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं: जलमंडल, और स्थलमंडल, वायुमंडल। और ये तीनों मंडल जहाँ पर आपस में मिल जाते हैं, जैसे ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल है और ये वायुमंडल है,
यहाँ पर तीनों का संपर्क होता है, वहाँ पर चौथा एक मंडल बनता है जिसको कहते हैं जैव मंडल। ये भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र रहेगा। इस साल हम क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल के बारे में, स्थल धरातल के बारे में, जल के बारे में, वायु मंडल के बारे में और जैव मंडल के बारे में। कहने का मतलब है उसमें सारी चीज़ें जो आ जाएंगी जिसके बारे में हम कल्पनाएं कर सकते हैं। अब रही बात उसका महत्व क्या है, इनका अध्ययन हम क्यों करें, कोई तो हमारे लिए इनका इम्पोर्टेंस होगा ही। तो महत्व की अगर हम बात करें तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, वो इन्हीं कारकों से जुड़े हुए हैं। हमारा काम क्या है, जैसे कि एक पर्वतीय क्षेत्र के लोग होंगे, वो एक मैदानी क्षेत्र से भिन्न होंगे। कहने का मतलब है वहाँ का धरातल उनके क्रियाकलाप को प्रभावित करेगा। जलवायु की, वायुमंडल में अगर हम बात करें जलवायु की, तो एक जगह मान लो कि बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु है, एक जगह बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु है और एक जगह सामान्य जलवायु है। तो वहाँ तीनों जगहों पर, चाहे वनस्पति की बात करो, चाहे जीव जंतुओं की बात करो, चाहे मानव की बात करो और मानव के क्रियाकलापों की बात करो, भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाएगा। तो हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो इन्हीं भौतिक धरातल पर रहते हुए करते हैं। यानी हम अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं और आसपास के वातावरण को हम प्रभावित करते भी हैं। जो भी हमने विकास किया है वो आसपास के वातावरण को, इन्हीं को जानकर हमने विकास है वो किया है। जैसे कि हम प्रकृति को मॉडिफाई करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। जहाँ पानी नहीं है, नहरें हम ले आए, एकदम धूप हो रही है और वहाँ पर हमने एसी का निर्माण कर लिया है। यानी प्रकृति से हम जो भी कर रहे हैं वो प्रकृति से ही संसाधनों को लेकर उसको मॉडिफाई करके नई चीज़ें, नए संसाधन हम बना रहे हैं। और ये नए कब बनाएंगे? जब इनके बारे में हमें नॉलेज होगा, जानकारी होगी और टेक्नोलॉजी होगी। तो हम अपना विकास कर सकें, इसके लिए हमें सबसे पहले भौतिक तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसके साथ कैसा संबंध रखें, जैसे समय के साथ हमने बहुत ज़्यादा विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण किया है, पेड़ पौधों को काटा है, बड़े स्तर पर उद्योगों को लगाया है, तो उससे हमने एक तरफ विकास तो किया है लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने आसपास के वातावरण को या पृथ्वी के वातावरण को दूषित भी कर दिया है। और उस दूषित होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ चुकी हैं। समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पूरी पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? हमारे क्रियाकलाप के कारण से हो रहा है। यानी हमारा संबंध प्रकृति के साथ अच्छा नहीं था, इसीलिए प्रकृति में ये जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। पूरे विश्व का अगर तापमान बढ़ जाएगा तो जो ध्रुवों पर, पर्वतीय चोटियों पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी, पिघल कर महासागरों में आएगी, महासागरों का समुद्र तल वो ऊपर उठेगा तो बाढ़ आएगी, कहीं पर अकाल, कहीं पर अतिवृष्टि की समस्या है वो सामने आ रही है। हमने यातायात के साधनों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, पेड़ पौधों को काटा है और उद्योगों को बहुत ज़्यादा गति से हमने लगाया। तो इससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, खास करके CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। और उसी के कारण हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेंट पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, हानिकारक होती हैं, उनको रोकने का काम करती है ओजोन गैस। और जो हमारे प्रदूषण के कारण CO2 है वो ओजोन को ख़त्म कर रही है। तो ऐसी समस्याएं आ गई हैं। हमारा जो संबंध प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए उसको समझने के लिए हमें भौतिक भूगोल को जानना जरूरी है। तो ये हो गया इसका महत्व है। अब विस्तार से हम आगे से इस साल भौतिक भूगोल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।